विनती आपसे करना चाहूंगा, आप महाराष्ट्र में हैं, ये जो मोहन भागवत में बोला, अब आरएसएस से लंबे समय तक आप आरएसएस के करीबी रहे, क्या वजह है ये? जी। सर, इसमें बात ये है कि ये तो घिर चुके हैं चारों तरफ से, और उनको पता चल गया है कि अभी तो जमीन खिसक गई है उनके। और दूसरी बात ये है कि अगर सत्ता तो आने वाली है नहीं, एक बार सत्ता तो आएगी नहीं, मगर इतना भी बुरा हश्र ना हो जाए कि कहीं मुंह दिखाने के लायक ना हो, तो ये थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने का उनका एक तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यही भागवत साहब थे। एक मिनट सर, वो इस पे गाड़ी की में होने की वजह, बस मैं पेट्रोल पंप पे रुक गया हूँ। तो यही मोहन भागवत जी थे कि बिहार के चुनाव में मोदी जी को पंक्चर करने के लिए आरक्षण के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, मगर अब आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में हालात तो ऐसे बहुत खतरनाक तरीके से ये हो रहे हैं, और ओबीसी कभी नहीं था इतना अभी एग्रेसिव हो गया, एक्टिव हो गया। कल ही हमारी ओबीसी के महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की मीटिंग हो गई, ऑनलाइन हुई मीटिंग। वहां पे भी तय किया है कि अब चुप नहीं बैठेंगे, अब हम अपना अधिकार भी लेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि महाराष्ट्र के ओबीसी ने मराठा आरक्षण के लिए कभी विरोध नहीं किया। जो कुछ शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने किया होगा थोड़ा बहुत, मगर अभी तो ऐसी बात है कि वो चाहते हैं कि मराठा को आरक्षण दे दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अब मराठा समाज क्या बोलता है कि ओबीसी से हमें आरक्षण दीजिए। अरे साहब, 52% ओबीसी है, वो 52% ओबीसी को किसी जिले में 7% है, किसी जिले में 8% है, किसी जिले में 11% है, 17% मुश्किल से मिलता है, 27% बोला जाता है, मगर असल में 17% के ऊपर मिलता नहीं है। और फिर भी वो मराठा समाज बोलता है कि हमें 14% दो, 15% दो। तो इसीलिए जो रिएक्शन आ गया है, ओबीसी बहुत ही बुरी तरह से अब बौखला गया है, बहुत ही गुस्से में है। और इसीलिए महाराष्ट्र का गुस्सा इन लोगों को समझता है, मोहन भागवत जी को समझ में भी आ गया, और इसीलिए उनको लगा कि आरक्षण अगर नहीं ये करते तो मराठा के वोट भी नहीं मिलने वाले हैं उनको, और ओबीसी के भी वोट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तो मैं जो बोलता था ना कि 10 सीटें भी उनको आ गई लोकसभा की, तो समझ लीजिए कि गनीमत होगी। तो ऐसे ही इसमें मोहन भागवत, और दूसरी बात, एक बात देखिए, एमपी की बात अगर करते हैं वहां पे, तो उमा भारती जी है, उन्होंने अपना शुरू कर दिया, झंडा उठा लिया है, वो भी ओबीसी से आती है। और वहां पे भी तो ये जो दादागिरी इन लोगों की चलती है, और ओबीसी को समझ लेते हैं कि अपने क्या बोलते हैं, अपने गुलाम है, नौकर है, हम जो बोलेंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जैसा बोलेंगे और इनको बेवकूफ बनाएंगे, तो ये अब जमाना रहा नहीं है। और इसके लिए भी मोदी जी को ही क्रेडिट देना होगा, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से अन्याय अत्याचार किया है ना, इतना उधम मचाया है, इसीलिए जनता भी बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। और आरएसएस की भी हालत खराब होगी, मतलब बीजेपी की हालत खराब होगी, वैसे ही आरएसएस की हालत भी खराब है। आरएसएस में जो ओबीसी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी अब समझ चुके हैं कि ये हमको सिर्फ उल्लू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही काम कर रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन ऐसी है सर कि मोहन भागवत जी को बोलना जरूरी था। इससे उनके लिए, मोदी के लिए कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। मोदी की लुटिया तो डूब गई समझ लीजिए। मोदी को तो जनादेश ऐसा आएगा कि उनको पूरा फ्रैक्चर कर देंगे, जोड़ तोड़ करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। क्योंकि इनकी हमेशा का तरीका यही रहा, इस पार्टी को तोड़ो, उस पार्टी को तोड़ो, ईडी है, ब्लैकमेल करते थे, कोर्ट के यहाँ से भी मैनेज कर लेते थे। अब कोर्ट भी अग्रेसिव हो गया उनके खिलाफ में, और इसीलिए कोई डर रहा नहीं। और हर स्टेट में अब उनके विरोध में लोग बोलने लग गए, यहाँ के मामूली लोग भी मोदी जी के खिलाफ बोलने लग गए। और इसीलिए मोहन भागवत को मालूम है, उनको लगा तो अभी आरएसएस का, क्योंकि मोदी तो चले जाएंगे, उनके ज्यादा दिन रहे नहीं। और वो ये भी हो सकता है, एक अगर सही प्राइम मिनिस्टर मिल जाए ना, एक अगर सही प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, तो मोदी शाह को जेल के बगैर कहीं दूसरी जगह नहीं है, जेल में ही जाना होगा। इतने सारे पाप किए हैं उन्होंने, हाँ, कि उनको जेल के बगैर कोई रास्ता ही नहीं है। और इसीलिए, मगर संघ को तो लोगों में जाना है ना, संघ को लोगों में जाना है। हाँ, क्या सर? ये तो हाँ, भविष्य की बात आप कर रहे हैं। जेल वाली बात तो जब कोई सरकार बदलेगी और मोदी जी नहीं आएंगे तब की बात सोची जा सकती है। लेकिन ये वो तो बात है। आपकी सही है कि आरएसएस को तो लंबा समय काम करना है। असली जो हाँ, मामला है कि गांवों में आरएसएस जाना है को वो। अभी और 100 साल काम करना है, आगे करना है। जब तक हो सकता है हिंदू राष्ट्र बन जाए तब तक आरएसएस का काम खत्म नहीं होगा। उसकी और चिंता दूसरी जो बात, है, ये हाँ, उसकी चिंता को दर्शाता है।
बराबर ये सर, और इसलिए क्योंकि ये उनकी संस्था ये चलाते ये लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग चलाते हैं, लेकिन उनमें कर्मचारी कौन है, लेक्चरर कौन है, प्रोफेसर कौन है, क्लर्क कौन है, बाकी जो बैंकों में चलाने वाले लोग कौन है, तो ये तो ओबीसी है, ये तो बहुजन समाज है। और गाँव गाँव में जो आरएसएस की शाखाएं थी, गाँव गाँव में जो नेटवर्क था, तो ये तो उन लोगों के भरोसे पे ही चलता है। अंदर की बातें इनकी कुछ भी हो, मगर बहुजन समाज के भरोसे पे ये सब चलता है। तो एक दिन में इनका कोलैप्स हो जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे, डूब जाएगा सब। इन्हें जो लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, अब इंडिया का तमाशा कर दिया, क्या क्या करते हैं ये लोग। तो ऐसे इतना छिछोरा पॉलिटिक्स आज तक किसी नेता ने कभी हुआ नहीं, किसी देश में हुआ या नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर इसका सारा श्रेय भी मोदी जी को जाता है। और ये गले की हड्डी बन गया है आरएसएस के। और जैसे गडकरी जी को जिस तरीके से इन्होंने किनारे लगाया, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की, क्योंकि गडकरी को दबाने के लिए ही फडणवीस को खड़ा कर दिया, फडणवीस को उसके अगेंस्ट में ये कर दिया। नहीं तो फडणवीस की क्या ये थी, फडणवीस कितने जूनियर थे, हमसे भी जूनियर थे, हमने साथ में काम किया है, मतलब गडकरी और हमने साथ में काम किया। ये तो फडणवीस का कहां से ये कर दिया। तो मोदी और शाह ने फडणवीस को, गडकरी जी को दबाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। अब वो ऐसा हो गया उनका कि अब वो बेचारे कुछ नहीं करते ना, वो जैसा नाच बोले नाचेंगे, उठेंगे, बैठ बोलो बैठ जाएंगे। उनका तो कोई भविष्य रहा नहीं है। अब ऐसे इसमें आरएसएस का कोई ऑर्डर, आरएसएस की कोई बात ना मोदी जी सुनते हैं। और इससे तो सबसे बड़ी बात सर, अभी की बातें तो छोड़ दीजिए, बहुत पहले की बात है, आरएसएस की एक पॉलिसी है कि एक स्टेट से 2 बड़े पद नहीं मिलेंगे, ये उनकी पॉलिसी है। मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फिर शाह जी भी, नेशनल प्रेसिडेंट भी वही से, और वो भी शाह जी का इतिहास तो इतना दैदीप्यमान है, इतना पवित्र है कि अब क्या बोले, प्रभु रामचंद्र जी के बाद में क्या बोले, क्या समझ में नहीं आता है। तो ऐसे आदमी को एक प्राइम मिनिस्टर और दूसरे शाह अध्यक्ष बना दिए। तभी से मतलब ये तभी बात थी कि आरएसएस की ये बात सुनते नहीं थे, भागवत जी की कोई बात सुनते नहीं थे। अब जब चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने, तो चीफ मिनिस्टर बनाने के समय भी भागवत जी को या आरएसएस को बिल्कुल पूछा नहीं, वो कभी आरएसएस के इधर गए भी नहीं अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और इसीलिए भागवत जी डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, अपनी सुविधा की बात कर रहे हैं, आरएसएस का अस्तित्व एकदम ही बर्बाद ना हो जाए इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि उन्होंने और एक बोलना चाहिए ईमानदारी से कि भाई हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं, हमारी गलतियां हो गई, ये सिर्फ ऐसी गोल बोल बातें नहीं चली। अगर गलतियां हो गई तो उन्होंने गलती सुधारनी चाहिए, मोदी जी को बनाया ये हमारी गलती हो गई, ये बोलना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे ऐसा तो बोलेंगे नहीं, मगर बोलना चाहिए। पाप किए 10 पाप किए तो एक आध बार बोल दो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। और एक अगर कबूली जवाब दे देते ना, एक बार अगर कर लेते कि हमने पाप कर लिया, तो जनमानस इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त है, इतना उदार मतवादी है हमारा समाज कि जैसे वालिया जो योद्ध हो ना, वो था ना डकैत, उसको भी माफ कर दिया, तो इनको भी माफ कर दिया जाएगा भागवत जी को, क्या प्रॉब्लम है।